तो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। और यार आपको तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो यार इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। अब देखो ये चैप्टर पूरी तरीके से बात करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 18वीं सेंचुरी के आसपास फ्रांस का सोसाइटी कैसा था। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें समझना पड़ेगा कि फ्रांस जो कि जाना जाता है दुनिया भर में सिंबल ऑफ लव के नाम से। आई होप आप सबने सुना हो फ्रेंच किस के बारे में। जिन्होंने नहीं सुना भाई पानी लो उसमें डूब के मर जाओ बस। वहाँ एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्यों आया और कैसे इस रेवोल्यूशन ने जन्म दिया डेमोक्रेसी का। और फिर हम देखेंगे कि इस रेवोल्यूशन से हमें क्या मिला, क्या इसके आउटकम्स थे। और फिर देखेंगे हम कैसे इस रेवोल्यूशन ने फ्रांस के अंदर में पूरी तरीके से मोनार्की को खत्म कर दिया और इसे बना दिया एक रिपब्लिक। और फिर इस रेवोल्यूशन के अंदर में वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन था। और आखिर में देखेंगे कि जो नेपोलियन बोनापार्टे का कैसे राइज हुआ फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मॉडर्न डे फ्रांस है ये बर्थ प्लेस है डेमोक्रेसी का। वैसे तो जब भी हमारे मुंह पे डेमोक्रेसी नाम आता है तब हमारे दिमाग पे अमेरिका का नाम आता है, बट डेमोक्रेसी का जो जन्म हुआ वो अमेरिका से नहीं हुआ, वो हुआ था फ्रांस से। और जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस है जिससे कि आज मैं और आप बिना किसी से डरे पूरी अपने आज़ादी के साथ अपने बातों को रख सकते हैं किसी के भी सामने, ये आइडियाज आया फ्रांस रेवोल्यूशन से। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह डेमोक्रेसी इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन और किस तरीके से लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया या फिर स्ट्रगल किया। तो पूरा जो ये फ्रांस रेवोल्यूशन का जो इवेंट है ना ये घूमता रहता है आसपास 14 जुलाई 1789 से लेके 1815 के बीच तक, ठीक है। जहाँ फ्रांस के अंदर में ऐसे ऐसे चेंजेस आए जो कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो उसे देख पा रहा है। तो हमारा कहानी शुरू होता है 1789 दिन 14 जुलाई। ये वो दिन था जिस दिन राजा के प्रति जो नफरत था फ्रांस के आम लोगों के बीच उसका लिमिट खत्म हो चुका था और एक ऐसा समय आ चुका था जहां लोग राजा के अगेंस्ट में आ जाए और जो राजा ने हजारों सालों से जो किया था उसका बदला लिया जाए। तो आम लोगों ने राजा से कहा, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और जितना भी प्रॉपर्टीज था किंग का उन सबको जला दिया या तोड़ दिया गया। और जो गार्ड्स थे उन्हें पकड़ पकड़ के मारा गया क्योंकि इन सालों ने भी राजा को बराबर का सपोर्ट दिया था। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, जो फ्रांस रेवोल्यूशन था वो कोई पीसफुल रेवोल्यूशन नहीं था इंडिया जैसा कि गांधी जी ने किया। यहाँ दोनों साइड से, राजा के साइड से भी और आम लोगों की तरफ से भी मार और काट बहुत हुआ। फ्रांस रेवोल्यूशन एक वायलेंट रेवोल्यूशन था जहाँ खून का नदियां बहाना पड़ा। और इसी दौरान जो राजा का फोर्ट था वह जो गुस्से से भरे हुए लोग थे जहाँ पहुंचे, जितने गार्ड्स थे उन्हें मार दिया और पूरा फोर्ट को आग के हवाले कर दिया। तो सवाल ये उठता है अचानक से ये वायलेंस और इतना हेट राजा के खिलाफ कैसे आम लोगों के बीच आया। कोई तो कारण होता होगा, क्योंकि कोई भी जो रेवोल्यूशन होता है वो एक दिन में नहीं आ जाता है, सालों का नफरत एक साथ मिलके ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट करता है। तो चलिए जानते हैं क्या रीजंस था उसका, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा आज से 15 साल पहले फ्लैशबैक पे। तो चलिए चलते हैं 1774 जब फ्रांस को मिलता है एक नया किंग लुईस द 16, ठीक है। अब देखो ऐसा ही होता है वहाँ 16, 17, 18, ठीक है। सब सोच के देखो अगर तुम होते वहाँ के राजा तो तुम्हारा नाम क्या होता। तो फ्रांस के अंदर में एक नया राजा बनता है जिसका नाम था किंग लुईस द 16 जो कि 20 इयर्स का था लगभग, जो कि बर्बन फैमिली से था। आई डोंट नो, नाम भी अजीब है, फैमिली भी अजीब, क्या ही बोले इसके बारे में। चलिए पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, बट याद रख लेना भाई नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा फैमिली से था, ठीक है। और भाई लोंडे के अंदर में जोश देखो, किंग बनने के साथ ही साथ उसने शादी कर लिया ऑस्ट्रियन किंग से। यार मुझे ना काफी कंफ्यूजन रहता था ये कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया सेम चीज ही होता होगा। सच में बता रहा हूँ, मैं क्लास 9 में तो मुझे पता भी नहीं था कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई डिफरेंस होता होगा। बट यार दोनों अलग अलग जगह पे है, बहुत दूर है। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया एशिया के नीचे है, ठीक है, अपना एक कॉन्टिनेंट है वो। तो जान लेते हैं उसके किंग बनने के बाद फ्रांस का कंडीशन कैसा था। देखो उसके किंग बनने के बाद और पहले भी फ्रांस और ब्रिटेन का ना 36 का आंकड़ा था, जैसे हमारा और पाकिस्तान का रहता है हमेशा। तो फ्रांस का एक बुरा आदत ये था जितना सको ब्रिटेन को उंगली करो, और यही उंगली करने के चक्कर में फ्रांस को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। जिसमें से जो एक बेस्ट एग्जाम्पल था जब अमेरिका का जो 13 कॉलोनीज था, जब उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ इंडिपेंडेंस का लड़ाई शुरू कर दिया था तो उसे पूरी तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड किया था फ्रांस ने। और बदले में फ्रांस को क्या मिला? आलू, ठीक है।
बट फ्रांस का तो आदत था उंगली करने का ब्रिटेन के लिए, तो उन्होंने किया, तो उसके बदले में फ्रांस को कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं आप सबको भी कहता हूँ यार, दूसरों की लाइफ में उंगली मत किया करो, मुझे बहुत गंदा लगता है। अपने लाइफ में रहो, चिल रहो यार, मस्त रहो, लाइफ को जियो बस, और क्या चाहिए। तो ऐसे उंगली करते करते जो फ्रांस का जो ट्रेजरी था, मतलब जो संपत्ति था, ख़त्म हो गया, जिसके वजह से फ्रांस के अंदर में एक तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया, ठीक है। जिसके वजह से जो फ्रांस था वो कर्ज पे डूब गया। अब कैसे, देखो फ्रांस खर्चा तो कर रहा था, बट जो कोई कमाई करने का कोई तरीका नहीं था, तो ये खर्चा वो कैसे फुलफिल कर रहा था, हाई इंटरेस्ट पे लोन लेके, ठीक है। तो फाइनली किंग लुइस द 16 ने डिसाइड किया कि यार मुझे जैसे भी करके टैक्स भराना पड़ेगा, जिससे कि मेरे पास कुछ पैसा आया हाथ पे, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ में ये था कि जो फ्रांस का सोसाइटी है ना, वहाँ में सिर्फ जो थर्ड स्टेट है वही सिर्फ टैक्स पे करता था, और बाकी जो 2 स्टेट्स थे वो किसी तरह का टैक्स पे ही नहीं करता था। अब आपके अंदर ये सवाल कूट कूट के आ रहा होगा, अरे भाई फ्रांस सोसाइटी के बारे में तो तुमने हमें बताया ही नहीं, पहले ही बता रहे हो थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के बारे में, क्या है भाई वो तो बता दो पहले। तो चलो भाई, तुम्हारा ये डाउट मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ, ठीक। तो फ्रांस का जो सोसाइटी था 18th सेंचुरी के आसपास, वो डिवाइडेड था 3 स्टेट में, या फिर जो 3 ग्रुप्स, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, उसी तरीके का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट ऑब्वियस सा बात है अपर क्लास ही होता होगा, जिन्हें कहा जाता था क्लर्जीज, और मेनली इसके अंदर में आता था चर्च के लोग, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्रांस में उस समय क्रिश्चियनिटी था, तो इसके वजह से जो फर्स्ट स्टेट था वो चर्च के अंदर में जितने मेंबर्स थे वो आता था। फिर जो सेकेंड स्टेट है, इसके अंदर में आता था नोबेलिटी। अब नोबेलिटी के अंडर में किंग और जितने भी मिनिस्टर्स थे उसके, और जो बड़े बड़े एलिट फैमिलीज थे वो भी आता था, ठीक है। और आखिरी जो थर्ड स्टेट है, इसके अंदर में आता था जो आम लोग, जो मेरे और आपके जैसे लोग, ठीक है, जो कि मेहनत करके खाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि दूसरों को लूट के खाने में, ठीक। बट प्रॉब्लम ये था कि इनके साथ ही सबसे ज़्यादा गलत हो रहा था, ठीक है। एक तो इनसे ही सिर्फ टैक्स लिया जाता था, और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट तो टैक्स देता ही नहीं था। ऊपर से जो चर्च के लोग थे वो इनके ऊपर अलग से टैक्स लगाता था। और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये भी कुछ गड़बड़ सा था। मतलब फ्रांस में जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 90% था, और जो ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है, जिनका पॉपुलेशन फ्रांस में कुछ लगभग 10% के आसपास था, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड था। तो देखो कैसा डायलेमा है, जो आम लोग थे उनका पॉपुलेशन तो ज़्यादा था, बट उनके पास ज़मीन कम था। ऑब्वियस सा बात है वो अमीर लोगों के घर में ही काम करता था, जो कि आज भी हम इंडिया में भी देख पाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन तो देखो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है, गरीब है यार, ऑब्वियस सा बात है। बट वेल्थ किसके पास ज़्यादा है, अमीर लोगों के पास ज़्यादा है। अंबानी को देख लो भाई, कतई जहर, समझ रहे हो आप। तो अब हम चलते हैं अपने मेन स्टोरी पे वापस, जहां हमने देखा 14 जुलाई 1789 को जो भी इवेंट हुआ जिसकी वजह से फ्रांस के लोग किंग से इतना नफरत करने लगे थे, उसका क्या कारण था। हमें पहला कारण पता चला कि किंग लुइस द 16 टैक्सेस भराने वाला था, और जो टैक्सेस भरने वाला था वो मेनली थर्ड स्टेट के ऊपर आने वाला था, जिसके वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो नाराज थे किंग का ये डिसीजन से। और इसी बीच फ्रांस के अंदर में आया सबसिस्टेंट क्राइसिस। अभी क्या है उसे डिटेल में समझते हैं। देखो होता ये है 1715 से लेके 1789 का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच फ्रांस का पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ा, बट उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उतना नहीं बढ़ पाया। अब इसका रीजन ये था कि वहां में प्रॉपरली बारिश नहीं हो पाता था, जिसके वजह से वहां डॉट यानी कि सूखा लाइक सिचुएशन आ जाता था, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो काफी कम जाता है, ठीक है। तो यही हुआ फ्रांस में, जिसके वजह से होता ये है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज का जो प्राइस है वो बढ़ गया। अब जैसे इंडिया में राइस और चपाती हमारे लिए इसेंशियल कमोडिटी है, इसके बिना हम क्या खाएंगे भाई। तो उसी तरीके से फ्रांस के अंदर में जो इसेंशियल कमोडिटी था वो था ब्रेड, जिसका दाम काफी बढ़ गया था, इतना कि वहाँ के लोग इसे खरीद भी नहीं पा रहे थे। अब देखो प्राइस तो ब्रेड का बढ़ा था, बट वहाँ के लोगों का जो इनकम था वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। तो इसके कारण वहाँ के लोग भूखे थे, 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे थे अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, और इसी सिचुएशन को कहा जाता है सबसिस्टेंट क्राइसिस, जिसके कारण लोगों का जो गुस्सा था किंग के प्रति वो काफी ज्यादा था। मेन रीजन ये था कि एग्रीकल्चर पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, बट किंग ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इसे मैं इम्प्रूव करूं। और आखिरी पॉइंट जिसके कारण जो
14 जुलाई 1789 का इवेंट हुआ वो था कि फ्रांस के अंदर में एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गया था जहां लोगों का मेंटेलिटी ये था कि अब हमें और किंग के डोमिनेंस में नहीं रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किंग है तो भाई वो कुछ भी ठीक है और हम कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लोगों के बीच मेंटेलिटी बन चुका था। तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट का शुरुआत होता है स्टेट जनरल असेंबली में। अब होता ये है कि देखो किंग लुइस द 16 को टैक्स भराना था, बट फ्रांस के अंदर में ये नियम था कि जब भी टैक्स भराना पड़े तो किंग के हाथ में इंडिविजुअल पावर नहीं है, ठीक है। अगर आपको टैक्स भराना है तो आपको तीनों स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा। इन सिंपल तीनों स्टेट के बीच इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर मेजॉरिटी आपके साथ है आप जो कहेंगे वो होगा, अगर मेजॉरिटी आपके साथ नहीं है तो टैक्स नहीं भरेगा, सिंपल सा बात है। तो वोटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से था, हर स्टेट के पास एक वोट था। बट यहाँ में प्रॉब्लम यह था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का पॉपुलेशन काफी कम था अगर हम उसे कंपेयर करें थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट का इंडिविजुअली 600 मेंबर्स था और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का था 300। तो ये काफी अनफेयर था उनके लिए कि वो 600 होके भी उनका पास सिर्फ एक वोट था और जबकि इनके पास 300 और 300 होके भी इनका पास एक वोट था। और ये आसानी से जो भी डिसीजन होता था किंग का उसे मैनिपुलेट कर सकते थे, मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे कि थर्ड स्टेट को कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाता था। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा यार ऐसा करो, पॉपुलेशन तो हमारा ज्यादा है तो हर एक इंडिविजुअल मेंबर को एक एक वोट देने दो, फिर देख लेते हैं कि वोटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकलता है। बट किंग लुइस द 16 को पता था थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन तो ज्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है थर्ड स्टेट ही जीतेगा और टैक्स कभी नहीं भर पाएगा। तो उन्होंने ये आइडिया को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब इससे जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके बीच आ गया किंग के प्रति और भी गुस्सा। उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल असेंबली था वहां से सीधा उठ के बाहर आ गए और कहा कि भाई बहुत हुआ, अब और नहीं, ठीक। अब हम अपना नेशनल असेंबली बनाएंगे जहां में हम अपना लॉज बनाएंगे और हमारी मर्जी से ही होगा जो भी होना है, ठीक, मतलब आम लोगों की मर्जी से। और फिर थर्ड स्टेट के लोगों ने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू कर दिया और आइडिया ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम जो किंग का पावर है उसे लगभग खत्म करना है या फिर कंट्रोल करना है एटलीस्ट, ठीक है। और जो ये फ्यूडल प्रिविलेजेस है जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एंजॉय करता है इसे भी पूरी तरीके से खत्म करना है। तो यही सोच के साथ फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था। और इसी बीच जो इवेंट मैंने बताया आपको 14 जुलाई 1789 का वो होता है, जिसके कारण किंग के अंदर में एक डर बैठ गया कि देखो आम लोगों के अंदर में अब मेरे प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा है, अब अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो भाई मेरा खैर नहीं। तो समझदारी यही है कि जो आम लोग कहते हैं मैं वही कर लूं। तो आम लोगों का डिमांड ये था कि देखो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसे साइन करो, ठीक है, और फ्रांस को एक मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दो। तो किंग मान गया और उसने साइन भी कर दिया, जिसके बाद फ्रांस बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो एक डिफरेंस समझा देता हूं मैं तुम्हें। मोनार्की मतलब होता है जहां जो कोई भी कंट्री का रूलर है वो किंग होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर में क्या होता है, रूलर तो किंग ही होता है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन किंग का पावर को लिमिट कर देता है या फिर कंट्रोल कर लेता है, ठीक। तो जैसे ही फ्रांस बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो फ्रांस के अंदर में क्या क्या चेंजेज आता है। सबसे पहले किंग का जो पावर है उसे लिमिट कर दिया जाता है और जो फ्यूडल प्रिविलेजेस फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिलता था वो सब खत्म कर दिया जाता है और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो अमीरों से छीन के मार के लैंड गरीबों के बीच या फिर जो थर्ड स्टेट के लोगों के बीच बांट दिया जाता है और जो टैक्स चर्च वसूलता था आम लोगों से उस टैक्स को भी खत्म कर दिया जाता है। मतलब आपको सिंपल समझ आ रहा होगा, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जो पावर है धीरे धीरे थर्ड स्टेट के हाथ में आने लगा है। और फिर किंग के पावर को लिमिट करने के लिए क्या चीज लाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो जान लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाया। पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव, तीसरा था जुडिशरी। अब आप सबने इस तीनों के बारे में आई होप सुना हो अगर आपने सिविक्स थोड़ा भी पढ़ा है, ठीक है। अब देखो जब गवर्नमेंट के अंदर में इतना ज्यादा डिवीजन आ रहा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ऑब्वियस सा बात है अब वोटिंग सिस्टम भी आ गया होगा फ्रांस में जहां आम लोग वोट करेंगे। उसके बाद जो भी ये सब मेंबर्स है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का वो चुन के आएगा। तो एग्जैक्टली इसका पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से अपने बुक पे भी देखो जो पॉलिटिकल सिस्टम है फ्रांस का वो दिया हुआ है चार्ट वाइज, ठीक है। तो उसे देख लेना आपका डाउट क्लियर
हो जाएगा। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, फ्रांस के अंदर में वोटिंग सिस्टम में सिटीजन्स को डिवाइड किया गया था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन उन्हें माना जाता था जो फ्रांस के अंदर में स्पेशली मेल है और उनका उम्र 25 ईयर्स से ज्यादा है और वो टैक्स पे करते हैं। और इनके अलावा जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग फीमेल चाइल्ड, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं था, जिन्हें माना जाता था पैसिव सिटीजन। और ये जो एक्टिव सिटीजन्स है ये इलेक्ट करते थे इलेक्ट्रेट को, और फिर ये इलेक्ट्रेट वोट करते थे कि किसे नेशनल असेंबली में इलेक्ट होना है। और यही जो नेशनल असेंबली है ये कंट्रोल करता था किंग को और किंग के मिनिस्टर्स को। और साथ ही साथ जो एक्टिव सिटीजन्स है ये नेशनल असेंबली का इलेक्शन के अलावा ये जो जुडिशरी है वहां भी वोट करके जजों को चुनते थे। तो ये ऐसा कुछ था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस, जो कि फ्रांस को मिला अपना पहले कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि बना था 1791 में। और साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया गया, जैसे हमारे यहाँ में होता है ना फंडामेंटल राइट कि राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हैन तेन। तो ऐसा राइट कुछ फ्रांस के अंदर में भी था। वो लोग उसे कहते थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ ए मैन एंड ए सिटीजन, जिसके अंदर में था राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ऐसे ही ढेर सारी चीजें। ठीक है। और किंग का काम ये था कि ये जो राइट्स है सिटीजन का, इसे प्रोटेक्ट करे। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब देखो कहानी के इस पॉइंट पे फ्रांस रेवोल्यूशन का आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो सही है, किंग मान गया, जो भी शर्तें थर्ड स्टेट के लोगों ने रखा था, अब क्या प्रॉब्लम है, खत्म रेवोल्यूशन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। किंग लुइस द 16 ने साइन तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, बट आपको क्या लगता है इससे किंग लुइस द 16 खुश था? ऑब्वियस बात है, बिल्कुल नहीं यार, कैसे खुश होगा। तो किंग लुइस द 16 ने एक प्लान बनाया कि जो मेरे आस पड़ोस के पावरफुल किंगडम है उनसे हेल्प लिया जाए और ये जो इवेंट फ्रांस में चल रहा था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए बाय मिलिट्री क्रैकडाउन। मतलब सोल्जर्स को बुलाया जाए अड़ोस पड़ोस के किंगडम से, और जो आम लोगों के बीच जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसे खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए किंग लुइस द 16 ने बात करना शुरू कर दिया पर्शिया से और ऑस्ट्रिया से। और इस आइडिया को जो फ्रांस के अड़ोस पड़ोस के कंट्रीज थे उन्होंने भी काफी सही समझा कि भाई ऐसा रेवोल्यूशन कहीं हमारे कंट्री में ना आ जाए। ठीक है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे थे किंग लुइस द 16 को। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ट्रूप सेंड होने ही वाला था और पेरिस पे अटैक होने ही वाला था। बट नेशनल असेंबली को ये बात पता चल गया और उन्होंने साथ ही साथ ऑस्ट्रिया और पर्शिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आपको पता है नेशनल असेंबली उस समय बहुत स्ट्रांग हो चुका था और स्पेशली जो फ्रांस का मिलिट्री है उसका कंट्रोल तो नेशनल असेंबली के पास आ ही गया था। तो ये सारे चीजों की वजह से फ्रांस कूद गया पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ वॉर में, और इसके रिजल्ट में न पर्शिया को कोई फायदा हुआ, न ऑस्ट्रिया को कोई फायदा हुआ, न फ्रांस को कोई फायदा हुआ। और ये जो इवेंट हुआ जहां किंग ने जो चोरी छुप के करने का कोशिश किया, इसके वजह से आम लोगों के बीच जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है और बढ़ गया कि देखो किंग ऐसा ऐसा कर रहा है तो हमें और अलर्ट रहना चाहिए। तो फ्रांस के बीच क्या हो गया, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लगा, जिसे उस समय नाम दिया गया पॉलिटिकल क्लब्स का। और इनमें से जो सबसे फेमस क्लब था वो था जैकोबिन क्लब, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब देखो ये जो जैकोबिन क्लब था वो बहुत खतरनाक था, मैं बता रहा हूँ। इनका आइडियाज था पूरी तरीके से वायलेंट वाला आइडियाज। इन्होंने सोचा कि फ्रांस के किंग ने किया है फ्रांस के साथ और आम लोगों के साथ गद्दारी, अपने ही लोगों के खिलाफ दूसरे किंगडम को कहा कि भाई आओ अटैक करो और मेरे ही लोगों को मार डालो। तो जितने भी जैकोबिन क्लब्स के मेंबर था वो सब गए किंग के पैलेस और किंग को पकड़ के वहां से जेल में डाल दिया, और जितने भी गार्ड्स थे उन्हें मार दिया होगा। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि इतने संस्कारी आइडियाज के साथ जो जैकोबिन क्लब्स बना था तो ऐसा तो होना ही था। और फिर अगस्त 1917 को फिर फ्रांस में इलेक्शन किया गया और एक न्यू इलेक्टेड असेंबली बनाया गया जिसका नाम था कन्वेंशन, जहां गवर्नमेंट किसका फॉर्म हुआ, ऑब्वियस सा बात है जैकोबिन क्लब्स का, क्योंकि पूरा मूवमेंट तो उन्होंने ही लीड किया। और इस इवेंट के बाद फ्रांस के अंदर में मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और फ्रांस बन जाता है एक रिपब्लिक, जहां अब क्या होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कोई रूलर नहीं होगा, वो इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, जिसे जैकोबिन क्लब्स को आम लोगों ने सपोर्ट किया और वो जीत के आया और एक नया गवर्नमेंट फॉर्म किया। ठीक, और कुछ ही दिनों बाद जो किंग लुइस द 16 है और उसका जो पत्नी है उसे मार दिया गया। अब ध्यान देना मारने का तरीका कैसा था। जो मैक्स
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। इस बंदे ने एक नई तरह का चीज बनाया जिसका नाम दिया गुलेटिन, जिससे लोगों के सर को आलू गोभी की तरह काटा जाता था, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। और यही जो गुलेटाइन था, इसने फ्रांस के अंदर में लाया रेन ऑफ टेरर, मतलब आतंक का समय। ठीक, जो मैक्सिमिलियन था उसके अंदर में जैसे ही पूरा पावर आता है फ्रांस का, और जो भी मैक्सिमिलियन के अगेंस्ट में बात करता था उन सबको अरेस्ट कर दिया जाता था और उन्हें गुलेटाइन कर दिया जाता था, मतलब उन्हें आलू प्याज की तरह काट दिया जाता था। ठीक, ऐसे ही करके मैक्सिमिलियन ने काफी लोगों को मार दिया फ्रांस का। और एक ऐसा समय आ चुका था फ्रांस के अंदर में जहां किंग जितना करता था उससे 100 गुना ज्यादा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने करना शुरू कर दिया। और रॉबेस्पियर एक तरह का डिक्टेटर बन चुका था फ्रांस का, अपना मर्जी भाई, जो मैं करूं मेरा मर्जी। ठीक, तो ये सब जो पॉलिसीज था उसे लोगों ने पसंद नहीं किया, जिसके कारण मैक्सिमिलियन को पावर से निकाल दिया गया और अल्टीमेटली उसे भी गुलेटाइन कर दिया गया। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, एक समय के बाद जो आपका सपोर्टर था वो भी आपसे डरने लग गया कि ये भाई पागल आदमी है। ठीक है, आज मैं इसके साथ हूँ, कल मैं कुछ बोल दूंगा तो ये मुझे भी गुलेटाइन कर देगा। ठीक है, तो उनके सपोर्टर ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके वजह से वो पॉलिटिकल पावर से निकल गया और जैसे ही वो निकला उसे भी गुलेटाइन कर दिया गया। ठीक, और यही जो पीरियड था 1793 से लेकर 1794 का 1 साल का पीरियड, इसे कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। इस 1 साल के अंदर में इतने सारे लोगों को मारा गया फ्रांस के अंदर में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये जो रेन ऑफ टेरर है जैसे ही खत्म होता है तो फिर फ्रांस के अंदर में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है और इसके अंदर में वही घिसे पीटे लॉस, आपको पता है कानून बनता है ये तोड़ने के लिए। तो ऐसे ही कानून बनते रहते हैं फ्रांस में और टूटते रहते हैं। तो ऐसा ही एक फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन का एम ये था कि जो इलेक्टेड बॉडी होगा ना उसका पावर को भी लिमिट करना है। तो इसी तरीके से जो डायरेक्टरी रूल है फ्रांस में वो शुरू हुआ। अब डायरेक्टरी रूल इन सिंपल क्या है, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और वो अपॉइंट करेंगे 5 डायरेक्टरेट को और यही 5 डायरेक्टरेट अपने हिसाब से कंट्री को चलाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरेट के बीच आपस में बनता नहीं था, अक्सर वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो इसी समय आता है नेपोलियन बोनापार्टे। एक बार नेपोलियन बोनापार्टे का बायोग्राफी पढ़ो भाई, एक बार पढ़ लोगे ना इतना मोटिवेट हो जाओगे, इतना मोटिवेट। क्या बंदा था वो, एक आम इंसान से एम्परर ऑफ फ्रांस बना और फ्रांस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। आज भी फ्रांस के लोग नेपोलियन बोनापार्टे को मॉडर्नाइजर ऑफ फ्रांस मानते हैं, मतलब जो आज का जो मॉडर्न फ्रांस है उसे बनाने में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो नेपोलियन बोनापार्टे का है। जो भी रिफॉर्म्स का फ्रांस की सोसाइटी को जरूरी था जिससे कि फ्रांस की सोसाइटी में इक्वालिटी आए, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, वो सारे चीजें नेपोलियन बोनापार्टे ने दिया लोगों को। अब देखो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि यार सब कुछ तो बता दिया मैंने, रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये खत्म हुआ और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे पावर पे आता है फ्रांस का, उसके बाद सच में फ्रांस के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आया जो कि आज के समय हम फ्रांस के अंदर देख पाते हैं कि फ्रांस कितना एक सिविलाइज और मॉडर्न और एडवांस सोसाइटी बन चुका है। तो इसके बीच भाई वुमेन का स्ट्रगल कहा गया। क्या ये जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन था वहाँ क्या वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था क्या? तो था भाई। देखो हर एक जगह में वुमेन्स का बराबर का पार्टिसिपेशन होता है मेंस के साथ ही, बट हमारा मेंटेलिटी ये है कि हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं इस चीज को। ठीक है, देखो मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रहा, वुमेन्स को एक स्पेशल प्लेस मिलना चाहिए सोसाइटी के बीच। ठीक है, जो एक स्पेशल जगह होता है ना भाई वो लोग अर्न करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप वो स्पेशल जगह जो है दिल में बना ही लोगे। ठीक है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें दोनों को बराबर मान के चलना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही बात है। अब देखो इतना जो स्ट्रगल चला, मैंने पूरा स्टोरी बता दिया आपको, पर मैंने एक बार भी वुमेन का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस रेवोल्यूशन में ऐसा ही कुछ था। यही चीज को मैं आप लोगों को लास्ट तक दिखाना चाहता था। तो हो ये रहा था कि शुरुआत के रेवोल्यूशन से आखिरी तक फ्रांस के वुमेन्स ने बराबर का पार्टिसिपेशन दिया, बट उसके बदले में हर बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ा क्योंकि जो लगातार एक के बाद एक रिफॉर्म्स आ रहा था उससे वुमेन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्टे जो कि इतना बड़ा रिफॉर्मर था उसका भी मेंटेलिटी यही था कि वुमेन्स आर जस्ट ए ऑब्जेक्ट। ओके, तो कैसा होगा फ्रांस सोसाइटी सोच लो भाई, जो इंडियन सोसाइटी को हमेशा गाली देते रहते हैं। ठीक है, कि हमारा सोसाइटी तो ऐसा था, हिस्टोरिकली वैसा था। भाई हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आज भी अच्छे हैं, बस कुछ प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें सॉल्व करना है जिससे कि हम दुनिया में बेस्ट बन सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात सुन के हैरानी होगा कि फ्रांस का जो वुमेन था
उन्हें वोटिंग राइट मिला 1946 में, लगभग इंडिया के इंडिपेंडेंट के आसपास। जबकि जब हमने इंडिपेंडेंट दिया तो हमने कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि लड़का को वोट देना है, लड़कियों को वोट नहीं देना है, ठीक है। हमने दोनों ही को बराबर मान के चला। बट फ्रांस में सोच के देखो, रेवोल्यूशन तो 70s के एरा से शुरू हो गया, बट वुमेन्स को वोट का राइट कब मिला? 1946 में। बट फिर भी कुछ लॉस में इम्प्रूवमेंट किया गया लगातार थ्रू आउट द रेवोल्यूशन, जिससे कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया वुमेन सोसाइटी पे, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उसे देख लेते हैं, ठीक। तो पहला चेंजेस तो ये है कि देखो वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, जिसके लिए अलग अलग स्कूल्स बनाया गया। फिर जो है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि फादर के मर्जी से ही लड़कियों को शादी करना पड़ेगा, ठीक है। लड़की जब चाहे तब वो शादी कर सकता था, ठीक है, ऐसा एक लॉ बनाया गया। साथ ही साथ मैरिज को एक सिविल लॉ बनाया गया। अब इससे फायदा ये होता है कि जब भी डिवोर्स वाला सीन आता है ना, तो वहाँ वुमेन और मैन के पास बराबर का पावर होता है कि भाई मुझे लेना है या तुझे लेना है, ठीक है, डिवोर्स। ऑब्वियस सा बात है, इंडिया में तो मैंने काफ़ी कम देखा है, मुझे ये सब के बारे में आइडिया ही नहीं है भाई। जिनको आइडिया है भाई कमेंट्स में बता देना। समझ रहे हो आप? तो भाइयों, चैप्टर हो चुका है खत्म। मैंने कोशिश किया है जितना डीप में इस चैप्टर का जा सकूं मैं गया। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अब एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करना है मुझे। देखो भाइयों, मुझे आपसे चाहिए एक सजेशन। आप सबको पता है कि हिस्ट्री कितना लेंथी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए काफी लंबा वीडियोस बनाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे काफी रिसर्च करना पड़ता है। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लेंथी वीडियो जो कि मैंने इस समय बनाया है 30 मिनट्स के आसपास का, इतना लंबा वीडियो झेल लेते हो? यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ फिर भी मुझे बोरिंग लग रहा है। फिर भी आप कहोगे तो मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं है। बट आप मुझे बताओ, आप चाहते हो कि मैं 10 से 15 मिनट में वीडियो को खत्म कर दूं तो मैं ऐसा ही करूंगा, या फिर आप चाहते हो कि मैं हर एक पॉइंट का डिटेल में जाके आपको समझाओ, जैसे मैंने इस वीडियो में समझाया है वैसे ही समझाओ? तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा मैं। कमेंट में ये चीज बता देना। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, इससे पहले कि आप सब वीडियो स्किप करके चले जाए। यार देखो, एक तो मेरा चैनल एजुकेशन कैटेगरी में है, व्यूज तो ना के बराबर आ रहे हैं और इम्प्रेशन भी बहुत ही कम आ रहा है। यूट्यूब वीडियोस को मेरे रेकमेंड नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि यार एक इंसान का भी एक पेशेंस होता है वीडियो बनाने का। मैं लगभग 6 महीना से वीडियोस बना रहा हूँ और मेरे चैनल में कोई खास ग्रोथ भी नहीं आया है। हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों को हेल्प मिला है मेरे वीडियोस से, बट यार आप सब भी समझो कि मैं एक वीडियो बनाने में 2-3 मिनट का समय नहीं लगता है, 7 से 8 दिन मुझे एक वीडियो प्रिपेयर करने में लग जाता है, ठीक है। तो समझ जाओ आप कितना मेहनत है उस पर। रात के 3-3 बजे तक मैं वीडियोस को एडिट कर रहा हूँ। इस समय जो आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी रात के 2 बज रहे हैं। तो आप ही बोलो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यार यूट्यूब के ऊपर मुझे भरोसा नहीं रहा, आपके ऊपर ही एक उम्मीद है। मैं मुश्किल से और 50 वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी होप नहीं छोड़ना चाहता। मैं भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म में एक आइडियोलॉजी के साथ आया हूँ कि मैं एजुकेशन को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ, तो यार बहुत जरूरी है कि आप चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें। बताइए कि ऐसा एक चैनल है, आपको इंटरेस्टेड है तो आप भी देखो उसे। आप भी सोच के देखो, मेरे चैनल में 200-300 तो व्यूज आ ही जाते हैं एक वीडियोस पे। तो अगर एक पर्सन मेरे चैनल को 3 लोगों को शेयर करे, तो मुश्किल से 1 महीना या 2 महीने में मेरा अच्छा खासा ग्रोथ आ जाएगा। मैं आप लोगों से कोई 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर तो नहीं मांग रहा, मुझे बस यूट्यूब के एल्गोरिदम पे आना है, जिसके लिए मुझे चाहिए वॉच टाइम और चाहिए इंगेजमेंट। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल पे आए, एटलीस्ट सब्सक्राइब करे ना करे उससे मतलब नहीं है, बस चैनल पे आके विजिट करे, 1-2 वीडियोस देख के जाए, जिससे कि यूट्यूब भी रिकॉग्नाइज करे मेरे चैनल को कि भाई चलो ऐसा एक चैनल भी है जिसमें हमें इंप्रेशन भेजना है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मेरे चैनल पे इंप्रेशन सही से आने लगेगा, मेरा चैनल ऑटोमेटिकली ही ग्रो होने लगेगा, समझ रहे हो। तो यार अपने भाई के लिए इतना तो करो, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। आप जिस टॉपिक पे कहोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा, बस आप अपना सपोर्ट दिखाओ मुझे इस समय बहुत जरूरी है आपका सपोर्ट का। थैंक यू। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतियापों से लौड़े लग गए। प्यार भी सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए।